देवेश कुमार तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हूँ। अपनी लगभग 20 वर्षों की सेवा के दौरान मैंने ये पाया है कि जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के हैं या अन्य के भी हैं, उन्हें सरकारी सेवा के जो मूल नियम हैं उनका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जबकि उनको ये ज्ञान एकदम प्रारंभिक तौर पर प्रशिक्षण के दौरान भी यद्यपि दिया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे चूँकि कार्य व्यवहार के दौरान नहीं आता है और उसका लगातार नवीनीकरण नहीं होता है, लोगों को लगातार पुनः उसका पुनश्चर्या प्रशिक्षण की उतनी बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको उसका पता नहीं होता है और उसके लिए वो अपने कैरियर के दौरान जो है विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं और कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके लिए वो भविष्य में दंडित भी होते हैं, उनका कैरियर पर भी उनके असर पड़ता है। तो इससे मुझे लगता है कि उनको जो नियम कानून है, खासकर जो आचरण नियमावली है, उसका ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब भी वो सरकारी सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दें सरकार को या जनता को दें, तब वो उन नियमों का ध्यान रखें और उन्हीं के अनुरूप आचरण करें, ताकि सरकार जो उत्तम प्रशासन देना चाहती है उसके लिए सरकार की छवि को वो साफ सुथरा रखें और जो सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके लिए जो आचरण बनाया गया है उसका वो पालन करें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सरकारी लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं सरकारी जो नियम है, खासकर आचरण नियमावली है, उस पर चर्चा करूँगा। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये सरकारी विचार नहीं है और न ही मेरे पद से संबंधित है, वरन एक अध्येता होने के कारण, लॉ होने के कारण मेरी इसमें रुचि है और इस कारण अपने व्यक्तिगत हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको ये इस चीज़ पर व्याख्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जो भी शक्तियाँ मिलती हैं वो भारतीय संविधान से मिलती हैं और एक स्थापित सिद्धांत है कानून का कि व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है जिसको करने के लिए उसको संविधान से किसी विधि से मना न किया गया हो, और राज्य, स्टेट अर्थात शासन केवल वही चीज़ कर सकता है जिसके लिए उसको विधि या संविधान से अनुमति मिली हुई है। तो जो सेवा शर्तें हैं कर्मचारियों की, वो जो निर्धारित होती हैं उसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ये शक्तियां दी गई हैं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय इसके लिए कोई भी कानून बना सकते हैं और अनुच्छेद 309 की उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली, उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कर्मचारी आचरण नियमावली की स्थापना की है, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसमें 36 हैं, उसमें प्रावधान है, 36 नियम है उसके, जिसको आपको जानना चाहिए। उसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको जानना सब कुछ चाहिए ताकि आप उनके अनुरूप आचरण कर सकें और राजकीय सेवा में आप एक आदर्श स्थापित कर सकें और राज्य सरकार का भी आप मान बढ़ा सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको उन सब की जानकारी हो। जब भी आप उनका उल्लंघन करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। दंड के जो प्रावधान हैं, किन उस पर दंड लागू होता है, उन सब की चर्चा हम अगले अध्यायों में लगातार करेंगे और जो भी सरकारी नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन अभी जो हमारा पहला विषय होगा वो होगा कि हम राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के बारे में बात करें। राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश की राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में पहली बार बनाई गई थी और 1998 में इसमें संशोधन हुए। कोई भी विधि, आप जानते हैं, नियमावली जो बनती है उसमें लगातार आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन होते रहते हैं, उसको अद्यतन किया जाता है। तो इसी क्रम में इस नियमावली में भी संशोधन हुए हैं। तो जितनी अद्यतन स्थिति मुझे पता है और जो सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध है उनके माध्यम से मैं आपको नियमों को बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सारे नियम यदि एक बार बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 या 4 नियम लेकर के एक बार चलेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि उन नियमों में क्या लिखित है, उसकी व्याख्या क्या है, किस तरीके से उसको देखा जाना चाहिए, उसकी विधिक व्याख्या क्या है, न्यायालय ने उसके बारे में क्या कहा है, या सरकार ने यदि उसके बारे में कोई और शासनादेश कर रखा है तो हम उसकी भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पर और ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये नियम क्या है और उसी के साथ ही प्रत्येक नियम के बारे में मैं आपको लगातार व्याख्या भी उसकी करता जाऊँगा कि उसमें क्या महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, क्या आपको उससे अर्थ निकालना चाहिए और न्यायिक अगर कुछ व्याख्या उसकी हुई है, माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर कोई निर्णय दिया है या कोई शासनादेश उस परिप्रेक्ष्य में आया हुआ है, तो उसको भी जो मुझे ज्ञात है मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर वेबसाइट की और देखते हैं कि नया क्या है इसके उल्लिखित प्रावधान। तो अब मैं आपको लेकर के आता हूँ वेबसाइट पर और सबसे पहले गूगल के थ्रू
हम चलेंगे किसी सरकारी वेबसाइट पर ताकि उससे हम आंकड़ों को देख सकें और उसी के माध्यम से हम देखेंगे आचरण नियमावली। तो मैं ले चलता हूँ आपको igrup.gov.in की वेबसाइट पर। ये स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की, और इस पर कर्मचारी आचरण नियमावली आप देख सकते हैं, इस पर पड़ी हुई है। और इसके ई बुक के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है और PDF के माध्यम से भी इसको दिखाया जा सकता है। तो मैं आपको PDF के माध्यम से दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, ये वेबसाइट ये खुल गई है और इसके अब आते हैं हम इसके पहले नियम पर। और नियम 1 जो है वो केवल नाम से संबंधित है कि ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 कहलाएंगे। नियम 2 जो है वो परिभाषाओं के संदर्भ में है और ये कह रहा है कि जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इन नियमों में सरकार से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है और सरकारी सेवक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हों। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर सारी चीज़ें इन नियमों में दी गई हैं कि कौन कौन व्यक्ति माना जाएगा। मुख्यतः इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो लोग सीधे कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त यूपी गवर्नमेंट की किसी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो भी इसके ये नियमों को मानेंगे। निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, ये सारे लोग जो हैं उनको सरकारी कर्मचारी इन नियमों के बाबत समझा जाएगा और वो सारे लोगों को ये नियम के अंतर्गत आते हैं। ये नियम उनके लिए बाध्यकारी होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकारी कर्मचारी के संबंध में परिवार का सदस्य कौन कौन होंगे, क्योंकि जब भी आप इसमें अभी आगे भी हम जब चर्चा करेंगे, आप अपना संपत्ति विवरण भरते होंगे या कोई सूचना देते होंगे सरकार को, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग आएंगे जिनका विवरण भी आपको देना है और जिनके कार्य और व्यवहार पर भी आपको नियंत्रण रखना है और उनके लिए भी आप जिम्मेदार होते हैं। तो उसकी परिभाषा इसमें दी गई है, जो कि सरकारी कर्मचारी के परिवार की परिभाषा बहुत जगहों पर चलती है। तो ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे। तो सरकारी कर्मचारी की पत्नी सम्मिलित होगी, अगर महिला कर्मचारी है तो उसका पति सम्मिलित होगा, उसका लड़का सम्मिलित होगा, सौतेला लड़का सम्मिलित होगा, अविवाहित लड़की सम्मिलित होगी, सौतेला लड़का या सौतेली अविवाहित लड़की या लड़का, जो भी स्थिति रहेगी वो होगा इसमें जो लिखा हुआ है। और ऐसे ही महिलाओं के बारे में भी यही चीज़ रहेगी। और इसके अतिरिक्त है कि कोई भी अन्य व्यक्ति जो रक्त संबंध या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी का संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी या उसके पति का संबंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, लेकिन जिससे तलाक हो गया है या किसी अन्य चीज़ से जो अलग हो गई है पत्नी, वो इसमें सम्मिलित नहीं होगी, या पति हो, जो भी स्थिति होगी वो सम्मिलित नहीं होगा। या मान लीजिए लड़का है वो अलग हो गया है तो वो भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ये लड़की जो भी स्थिति है वो भी इसमें सम्मिलित नहीं होगी। इन परिभाषाओं को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है और इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे। अब हम चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, नियम 3 सामान्य। और आप ये देखेंगे कि ये नियम सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है नियमों के उल्लंघन की, तो आप ये देखेंगे कि उसमें नियम 3 का जरूर प्रयोग किया जाएगा और इसके आधार पर चार्जशीट, जो आरोप पत्र जिसको कहते हैं, वो जरूर बनती है। उसमें नियम 3 का उल्लेख जरूर किया जाता है, क्योंकि ये आपके किसी भी गलत आचरण को, किसी भी चीज़ को ये कंट्रोल करता है। और जनरली जब भी कोई आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो ये जरूर कहा जाता है कि आपने इस नियमावली का, जो है कर्मचारी आचरण नियमावली, इसका के नियम 3 का उल्लंघन किया है। तो ये नियम 3 जो है वो कहता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों में परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा। और इसका जो उपनियम 2 है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट या अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 24 घंटे के सेवक हैं और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप सरकार की गरिमा को वो करते हैं, उसको दिखाते हैं। सरकार की गरिमा आपके माध्यम से दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार अमूर्त वस्तु है। वास्तव में तो हमारे रूप में ही सरकार चल रही है, हम ही सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो जो हमारा आचरण होगा वो हमारे सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि जो सरकार की जो छवि बनेगी वो हमारे माध्यम से बनेगी। तो इसलिए इन नियमों में व्यवस्था की गई है कि सरकारी कर्मचारी का जो आचरण होगा वो हमेशा सभी समयों में वो परम सत्यनिष्ठा से काम करेगा, कर्तव्यपरायणता से कार्य करेगा।
जैसे कभी कभी आती है बात, मान लीजिए खरीदारी की कोई बात आ गई, तो उसमें ये आपसे अपेक्षा की जाती है, आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो जैसे आप अपने लिए खरीदारी कर रहे हो और उसमें आप जितनी मितव्ययिता का, जितनी गुणवत्ता का ख्याल रखेंगे, उसी तरीके का ख्याल आपको सरकारी खरीदारी करते हुए भी रखना है। आप केवल ये नहीं सोचे कि नियमों में तो केवल इतना लिखा हुआ है तो हम इतना ही करेंगे, नहीं। एक सामान्य विवेकवान व्यक्ति के रूप में अधिकारी या कर्मचारी अगर सरकार का आपको चुना गया है तो आप अपने संपूर्ण विवेक का प्रयोग करेंगे और जो कुछ भी सरकार के लिए जितना अच्छा आप कर सकेंगे वो करेंगे, वो आपका दायित्व है। और इसीलिए कहा गया है कि सभी समयों में परम सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से कार्य करेगा। और जो भी व्यवहार और आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट, मतलब या तो उसके लिए कोई कानून बना हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि आपको है कि सार्वजनिक स्थान पर आप शराब नहीं पिएंगे तो इसका कानून बना हुआ है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेंगे इसका कानून बना हुआ है, तो ये तो हो गया विनियमित करने वाले विशिष्ट। और अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार का मतलब होता है कि कोई मूल कानून बना हुआ है लेकिन उसकी जो भावना है उसके अनुसार भी आपको भावना भी देखनी होगी और उसके अनुसार भी आपको आचरण करना पड़ेगा, उसके अनुसार भी आपको अपनी पवित्रता प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि हम उसको वास्तविक रूप से उस भावना को समझ रहे हैं और उसके अनुसार हम जो है कार्य कर रहे हैं। अब इसमें हम नियम 3 चूंकि बेहद महत्वपूर्ण है तो इसमें कुछ मैं और उसकी चर्चा करूंगा परिदृश्यों की, जिन पर विचार हमको करना चाहिए कि आखिर क्या है नियम 3 और क्या कोर्ट की व्याख्याएं हैं, इस पर भी हम थोड़ा आगे बात करेंगे। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें इसको 1998 में इसमें कुछ संशोधन करके भी चीज़ें इसमें बढ़ाई गई हैं, तो इस पर भी हम विचार करेंगे। तो यदि हम ये देखें कि आचरण नियमावली जो है उसमें क्या चीज़ है, नियम 3 में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अगर हम सरकारी आदेशों के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो उसको कहा जाता है कि दुराचरण किया है। अब दुराचरण क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। तो दुराचरण का जो अभिप्राय होता है वो अनुचित या अशोभनीय आचरण है। यद्यपि दुराचरण को नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन भारत संघ बनाम जे अहमद का वाद हुआ, ये वाद है 1977 का। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आचरण नियमावली के प्रसंग में ऐसा आचरण जो सरकारी सेवक के लिए निंदनीय हो दुराचरण होगा। दुराचरण का तात्पर्य दुराशय से किए गए आचरण से है, परंतु उपेक्षा, निर्णय की त्रुटि अथवा अज्ञानतावश की गई हानि दुराचरण नहीं है। अर्थात क्षमता की कमी अथवा महत्वपूर्ण पद की उच्चतम अपेक्षाओं तक पहुंचने में असफल होने मात्र से दुराचरण नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई लक्ष्य दिया गया है और यदि आप मान लीजिए उसको आप नहीं पा पाए, सरकारी आपको कोई लक्ष्य दिया गया था, कोई रकम जमा कराने का, कोई कार्य करने का, यदि वो काम आप नहीं कर पाते हैं, पूरा उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, 80% 90% हुआ, तो वो दुराचरण के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन आपको जो काम दिया गया था उसमें आपने कोई अवैध साधन का प्रयोग किया, आपने किसी से रिश्वत ले ली, आपने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, आपने जो नियम था उसका एकदम उचित प्रकार से पालन न करते हुए जानबूझकर कोई गलती की, तो वो तथ्य आपका दुराचरण के अंतर्गत आ जाएगा। अब एक चीज़ ये आती है इसमें कि दुराचरण जो है वो क्या केवल सरकारी काम हम करेंगे तभी आएगा। मान लीजिए कि हम सरकारी कार्यालय से हम घर चले गए और वहाँ पर हमने कोई गलत वो कर दिया, तो क्या वो चीज़ दुराचरण में आएगी कि नहीं आएगी, ये विवाद था इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर भी मामले न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला गया था इसी में ही दुराचरण के बिंदु पर ही, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये मामला गया था। और इसमें माननीय न्यायालय ने जो है ये किया, ये लक्ष्मी नारायण पांडे बनाम जिलाधिकारी बलिया का मामला है ये। और इसमें लक्ष्मी नारायण पांडे जी के खिलाफ यह आरोप लगा कि जो उनका पड़ोसी जो थे वो उनके घर में जो है वो घुस गए थे, तो उस पड़ोसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पत्नी के साथ उनकी दुर्व्यवहार किया था। तो जब विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हुई तो उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि मैंने ये शासकीय हित उसमें नहीं किया है, शासकीय प्राधिकार के अंतर्गत नहीं किया है, वरन निजी कार्य था, इसलिए इस पर नहीं चलाया जा सकता। तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नहीं, आप एक सरकारी वो हैं तो आपसे हमेशा ये आचरण की अपेक्षा की जाती है कि आप हमेशा एक ऐसा आचरण करेंगे कि जो सरकार की छवि को बढ़िया प्रतिबिंबित करे, और आपने वैसा आचरण नहीं किया है तो आपका ये कार्य जो है वो दुराचरण की श्रेणी में आएगा और इसमें आपके खिलाफ जो कर्मचारी आचरण नियमावली है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है, आप दुराचरण की सीमा में आएंगे, की अंतर्गत आएंगे। इसी बात को मुंबई उच्च न्यायालय ने माधो सिंह बनाम मुंबई राज्य का एक केस हुआ, उसके अंतर्गत उन्होंने कंफर्म किया है इसी चीज़ को
कि ये आएगा। अब देखिए उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में इसमें दुराचरण को परिभाषित किया है कि किन चीज़ों को हम दुराचरण मानेंगे और किन को नहीं मानेंगे। तो कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग का केस है, कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम यूनियन का केस है ये 1966 का। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि यदि कोई सरकारी सेवक शासकीय संसूचना लेने से इनकार कर दे तो उसका यह कार्य आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है, इसलिए दुराचरण है ये। कोई नोटिस सरकार ने आपको दी, कोई चीज़ आपको, कोई पत्र भेजा और उसको अगर आपने लेने से इनकार कर दिया तो ये कृत्य आपका दुराचरण के रूप में आएगा और इसके लिए आपके विरुद्ध सरकारी ये कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं न्यायालयों ने वो कहा, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का एक निर्णय है बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य में, और उसमें उसने ये कहा कि यदि कोई सरकारी सेवक कुछ बदमाशों को बुला कर ले आए और अपने साथी पर किसी हमला करा दे तो ये कार्य भी उसका दुराचरण की श्रेणी में आएगा, ये उसने गलत किया है, दुराचरण की श्रेणी में आएगा, इस पर उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम के धवन का वाद है 1993 का, उसमें यह कहा कि यदि कोई न्यायिक या न्यायिक कल्प प्राधिकारी सेमी जुडिशियल अफसर जो है अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किसी को अनुचित लाभ देवे या उपेक्षावान हो तो उसके विरुद्ध इस दुराचरण के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन मामलों में परिभाषित किया, इसके अतिरिक्त ढेर सारे नए मामले हैं उसमें भी इन चीज़ों को क्लियर किया गया है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि दुराचरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा और आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको हमेशा जो है वो ठीक से काम करना है, गरिमा के अनुरूप काम करना है, सरकार की गरिमा को सुरक्षित रखना है। और यदि आप अपने निजी जीवन में भी कोई गलत काम करते हैं तो वो दुराचरण के अंतर्गत आएगा। अब एक विवाद ये और आता है कि क्या नौकरी पाने के पूर्व यदि कोई गलत काम किया गया, कोई उल्लंघन किया गया तो क्या वो दुराचरण के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। तो इस मामले में भी कोर्ट ने विचार किया है कि ये मामला जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, और ये कहा है कि नहीं, अगर उसने नौकरी के पूर्व कोई काम किया है तो उसके लिए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई नौकरी के बाद नहीं की जा सकती है, मतलब जो ये कर्मचारी आचरण नियमावली है उसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। ये के रामाराव बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला है, इसके अंतर्गत इसको व्याख्यायित किया गया है कि पूर्ववर्ती सेवा में ये भी कहा गया है इसमें कि पूर्ववर्ती सेवा में किए गए दुराचरण के लिए वर्तमान सेवा में आरोपित नहीं किया जा सकता है। अब ये कहा गया है इसमें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी के पहले उसने कुछ गलत किया है और वो करके वो सेवा में आ गया, और मान लीजिए कुछ तथ्य को उसने छुपा लिया, कोई जानकारी उसने सरकार को गलत दे दी और वो नौकरी में आ गया, तो कोर्ट ने ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कपट, छल या दुर्व्यपदेशन कर आदि करके नियुक्ति प्राप्त कर लेवे तो सेवा में नियुक्ति के पश्चात उससे दुराचरण हेतु आरोपित करके अनुशासनिक जांच नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उस सेवक की नियुक्ति के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये इसके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। धारा 14 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है कि उसने गलत सूचना दी है, लेकिन जो ये है कर्मचारी आचरण नियमावली जो है उसके अंतर्गत हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उसने नियुक्ति से पूर्व कोई काम किया हुआ है तो उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब हम आते हैं नियम 3 की बात करते हैं। 3 क, नियम 3 क भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना है और हम सभी ये चाहते हैं कि महिलाओं को भी की गरिमा सुरक्षित रहे, उनको भी लगातार सरकारी सिस्टम में बराबर की हिस्सेदारी मिले, क्योंकि वो आधा हिस्सा है हमारे देश का और हमारे देश में नारियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो उस चीज़ को करने के लिए भी ये आवश्यक था कि हम नारियों के सम्मान का इंतजाम करें, उसकी व्यवस्था करें। तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा का जो मामला सुना, विशाखा केस बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि सरकार ये व्यवस्था करे, नियमों में व्यवस्था करे कि प्रत्येक जो सरकारी कार्मिक है वो महिलाओं का सम्मान करे और उनके यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध किया गया। इसके लिए जो ये नियम 3 का डाला गया और इसमें ये कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा, और उसके अतिरिक्त नियोक्ता की जिम्मेदारी डाली गई और ये कहा गया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।
अब आप इसमें देख रहे हैं कि आगे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएंगी, वो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है यौन उत्पीड़न में काफ़ी चीज़ें सम्मिलित है। किसी भी प्रकार की अगर आप दुष्चेष्टा करते हैं संकेतों के माध्यम से, या अगर आप उसको करते हैं तो वो चीज़ें जो है उसके अंतर्गत आएंगी। तो आपको बेहद संवेदनशील रहना है महिलाओं के प्रति, बेहद अपना आचरण उच्च रखना है, और अपना आचरण ही उच्च नहीं रहना है, वरन अगर आप अधिकारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में भी इस बात की व्यवस्था करनी है कि महिलाओं के प्रति शोभनीय व्यवहार किया जाए, और उनके प्रति कोई भी ऐसा उच्छृंखल व्यवहार न आपके स्तर से हो, न आपके किसी कर्मचारी के स्तर से हो। आप जानते हैं कि इसके लिए हर जगह आंतरिक परिवाद समिति, विशाखा समिति भी जिसको कहते हैं, वो बनी हुई है, और हर कार्यस्थल पर उसको बनाना है। जिला स्तर पर भी बनी हुई है और कार्यालयों में बनी हुई है, और उसके सदस्य होते हैं। और किसी भी कर्मचारी के खिलाफ, यदि महिला कर्मचारी के खिलाफ यदि कोई ऐसा उत्पीड़न होता है तो उसको अधिकार है कि वो उस समिति में शिकायत कर दे, और वो समिति उसको सुनती है। उस समिति की जो कार्रवाई होती है वो गोपनीय रखी जाती है, और वो समिति प्रथम दृष्टया जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपती है, और उस समिति को भी ढेर सारे अधिकार हैं, और उसके खिलाफ फिर वो कार्रवाई करने के लिए नियोक्ता प्राधिकारी को या पुलिस को, जैसी भी स्थिति वो उचित समझे वैसी वो सिफारिश कर सकती है, और उसके अनुसार कार्रवाई होती है। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है इसको जानना, और आपको निश्चित रूप से इसको जानना चाहिए कि आपके जो आपका कार्यस्थल है उस पर महिलाओं का पूर्ण सम्मान बना रहे। अब जो अगला वो है नियम 4, वो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।